हेलो क्लास। आज आप लोगों का पहला लेक्चर है केमिस्ट्री में, जिसमें हम लोगों का जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, हम उसके बारे में थोड़ा बहुत आज स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जो जूम ऐप से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, उनमें चीज़ें आवाज़ के जो मॉड्यूलेशन था, आवाज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, उन सारी समस्याओं के कारण आपको समझने में थोड़ी समस्या आ रही थी। इसलिए हम यहाँ पर एक वीडियो लेक्चर आपको बना के दे रहे हैं जो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा। क्लियर? चलिए चीज़ों को थोड़ा बहुत हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने के 10th के पेपर भी अच्छे हुए होंगे, मान के चल रहा हूँ। और बाकी अभी हम लोगों का जैसा क्रिटिकल सिचुएशंस हैं, उस सिचुएशंस में हम लोगों को स्टडी ऐसे ही कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और जैसे ही चीज़ें वापस रिज्यूम होती हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ों को दोबारा अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे। अभी आप चीज़ों को प्रॉपरली ईमानदारी से समझिएगा। क्लियर है? और सामने मैं जो वीडियो आपका क्या कहते हैं जूम ऐप के थ्रू आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा बाय द हेल्प ऑफ द बुकलेट। ओके, क्लियर? स्टार्ट करते हैं। थोड़ा देखिए, सबसे पहले जब मैं बात करता हूं क्लास 11th में केमिस्ट्री में, तो मेरे क्लास 11th क्लास में सबसे पहला चैप्टर जो है दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। क्लियर? इसमें सबसे पहले जब मुझे स्टार्टिंग करनी होती है तो सबसे पहली चीज तो हम लोगों को यही पढ़नी है कि भाई केमिस्ट्री होता क्या है। वैसे अगर मैं केमिस्ट्री की डिफिनेशन पढ़ता हूं तो कई जगह पर आपको कई तरीके से चीजों को डिफाइन करने को मिलता है। एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा कि क्या होता है केमिस्ट्री, लेकिन तब भी आपको मेंटली आंसर देने भर का जो होना चाहिए स्टेटमेंट पता होना चाहिए। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मुझसे कोई पूछता है कि बताइए केमिस्ट्री क्या होता है, तो हम कहते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? ब्रांच। और ब्रांच किसकी? ब्रांच ऑफ द साइंस। इसे हम साइंस की एक ब्रांच कहते हैं। जैसे फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है, बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है, वैसे केमिस्ट्री भी जो होती है वो साइंस की एक ब्रांच है। अब इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं और क्या समझते हैं, देखते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच, जिसमें इन विच वी डील और स्टडी, जिसमें आप क्या करते हो मेरा प्यारा बच्चा, पढ़ते हो और समझते हो। क्या? किसके बारे में? मेनली मैटर के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं या स्टडी करते हैं अबाउट, किसके बारे में मेरा प्यारा बच्चा? अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मैटर। मतलब जो मैटर है, मैटर का कंपोजिशन क्या है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ द मैटर। आप लोगों को पता है मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैविंग द मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। मैटर कुछ भी जिस पर मास होता है और स्पेस को ऑक्युपाई करता है। अब आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी दिख रहा है वो मैटर है, ये आप लोगों को क्लियर है। अब उसका कंपोजिशन भाई क्या है? कंपोजिशन होने का मतलब क्या है? वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, उनमें एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, क्या चीजें हैं बेसिकली ये। जैसे मैं आइस की बात करूं तो आइस में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। मैं बात करूं नमक की, NaCl, तो उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी मैटर जो होता है उसका कंपोजिशन क्या है, किससे बना है, एंड केमिकल चेंज रिलेटेड विद दैट, एंड केमिकल चेंजेस रिलेटेड विद दैट, चेंजेस रिलेटेड विद दैट, चेंजेस रिलेटेड विद दैट। मतलब हम लोग ये पढ़ते हैं कि मैटर बना किससे है और उससे रिलेटेड कौन कौन से चेंज रिलेटेड विद दैट, उसके साथ कौन कौन से केमिकल चेंज हैं, उन केमिकल चेंज के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने 10th में एक एग्जांपल पढ़ा था कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन है, उसमें आयरन की एक नेल डाल दो तो वो सॉल्यूशन जो होता है वो ग्रीनिश, आपका ब्राउनिश ग्रीनिश होने लगता है। तो वो जो ग्रीनिश कलर आया है तो वो भी एक तरीके से तो केमिकल चेंज ही हुआ। कलर चेंज तो वैसे फिजिकल में हम पढ़ते हैं, लेकिन ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू हुआ है। तो ये कैसे हो रहा है, इस बात की भी स्टडी आप किसमें करोगे मेरे प्यारे बच्चा? केमिस्ट्री में। सीधी सी भाषा और आसान भाषा में हमको यह समझ में आ रहा है कि केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है। साइंस की कैसी ब्रांच है? जिसमें हम पढ़ते हैं और समझते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं? कि मैटर का कंपोजिशन क्या है, वो किससे बना है और उससे रिलेटेड कौन कौन से चेंजेस होते हैं, इन सब की स्टडी को हम बोलते हैं किस नाम से? केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर है मेरे बच्चा? अब अगर मैं केमिस्ट्री को क्लासिफाई करूं तो वैसे तो केमिस्ट्री को क्लासिफाई करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन एक्चुअली में केमिस्ट्री को जो बेसिकली कुछ हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है मैं वो बता देता हूं। जैसे अगर केमिस्ट्री को लोग क्लासिफाई करते हैं
तो एक आता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 10th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब 10th क्लास में थे ना तो कार्बोनेट्स कंपाउंड करके ये चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक, तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही था। अब दूसरा हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तौर पे बांट सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तौर पर बांट सकते हैं, क्लियर है। और मुझे बांटना हो तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री के तौर पे बांट सकता हूँ। मुझे कोई कहे कि भाई और बांटो तो हम उसको फिजिकल केमिस्ट्री के तौर पे बांट सकता हूँ। मुझसे कोई और कहे कि नहीं और डिवाइड करो तो हम जनरल केमिस्ट्री के तौर पे डिवाइड कर सकते हैं, जनरल केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। मुझसे कहता नहीं मुझे और किस टाइप की केमिस्ट्री हो सकती है, बहुत टाइप की केमिस्ट्री हो सकती है, इसमें कोई इतना ही टाइप थोड़ी है। आप चाहो तो इसी में अलग अदर में आ जाओ, अदर्स में आ जाओगे तो जैसे हमने कहा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात हमने कर दिया। हमसे कोई पूछता है तो हमने कह दिया भाई लेदर केमिस्ट्री हो गया, लेदर केमिस्ट्री हो गया। मेडिसिन में हम आ जाए तो मेडिसिन से रिलेटेड केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन से रिलेटेड केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन से रिलेटेड केमिस्ट्री हो गया, इट मतलब अगर आप देखो तो एक्चुअली में केमिस्ट्री को हम लोग कई तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए चीजों को थोड़ा समझता हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को पता है कि में जो कार्बन होता है और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड की जो स्टडी होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। वैसे अगर पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो 118 एलिमेंट हैं, लेकिन उन 118 एलिमेंट में से केवल और केवल कार्बन की स्टडी को ही मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलता हूं। मतलब ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि भाई ये यूनिक नेचर क्यों क्यों अकेले कार्बन ही की स्टडी को हम के लिए हमने एक अलग से केमिस्ट्री को बना दी, तो उसके लिए कार्बन की कई सारी प्रॉपर्टी थी, कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी, वो आपने पढ़ा था। अच्छा, बाकी के जो अदर देन कार्बन है, अदर देन कार्बन है, कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जब स्टडी करोगे तो उनकी स्टडी कहां करोगे, इनऑर्गेनिक में। जैसे हमने कह दिया बोरॉन के कंपाउंड हो गए, नाइट्रोजन के कंपाउंड हो गए, अमोनिया हो गया, सल्फर के कंपाउंड हो गए, ईटीसी, H2SO4 हो गया, समथिंग। तो जो कार्बन के अलावा बाकी कंपाउंड है उनकी स्टडी को हम लोग क्या कहां पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मुझसे कोई पूछता है कि भाई बताओ फिजिकल केमिस्ट्री, तो हम फिजिकल केमिस्ट्री में बोलते हैं केमिस्ट्री रिलेटेड विद फिजिकल चेन, विद फिजिकल चेन, केमिस्ट्री रिलेटेड विद फिजिकल चेंज। मतलब एक ऐसा केमिस्ट्री जिसमें फिजिकल चेंज हो रहा हो, उससे रिलेटेड, मतलब इनडायरेक्टली भाषा में जिसमें फिनोमिनन हो, जिसमें कोई प्रोसेस या फिनोमिनन की स्टडी करनी हो, फिनोमिनन की स्टडी करनी हो, प्रोसेस की स्टडी करनी हो, तो उस केमिस्ट्री की हम लोग ब्रांच को क्या बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे आप एक नॉर्मल एग्जांपल देखो, आयरन की एक रॉड है, अब आयरन की रॉड के ऊपर रस्टिंग हो गई, तो रस्टिंग कैसे हुई, तो ये केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। एक रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में हीट निकल रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, चीजों को मिलाया तो हीट निकलने लग गई, इन सारी चीजों की स्टडी हम कहां पर करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे। जनरल केमिस्ट्री में अब बहुत सारे अनदर पार्ट आ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कभी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ही बात कर ले, आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर लो, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब इन सब की स्टडी इसमें कर लेंगे। जनरल केमिस्ट्री में और अनदर पार्ट आ जाते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री देख लो, जो न्यूक्लियर बम बनते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन, इनकी सबकी स्टडी हो गया। लेदर इंडस्ट्री, आप लोग देख रहे हो आजकल लेदर बनते हैं, तो लेदर इंडस्ट्री की एक अलग से हम केमिस्ट्री डिवाइड कर सकते हैं। मेडिसिन हो गया, आज के टाइम में आप जानते ही हो कि मेडिसिन का कितना ज्यादा रोल है। अब मेडिसिन में जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपको बना बुखार है तो उन सारी दवाओं को हम क्या नाम देंगे, एंटीपायरेटिक। जितनी भी फीवर को कम करने की दवाएं होती हैं उनको एंटीपायरेटिक बोलते हैं। आपको पेन है तो उनकी दवाओं को हम बोलते हैं एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक के नाम से जानते हैं। अब आपको माना एसिडिटी है तो उनको एंटासिड्स के तौर पे जानते हैं, एंटासिड्स के तौर पे जानते हैं। तो ये सब मेडिसिन के तौर पे मेरा बच्चा आ गया, क्लियर है। तो आप देख रहे हो कि अगर मुझको केमिस्ट्री को क्लासिफाई करना हो तो केमिस्ट्री को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें एक आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपके सामने आ गया फिजिकल केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री हो गया,
न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, लेदर केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन ईटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये भी तो केमिस्ट्री का बेसिक क्लासिफिकेशन ही आपके सिलेबस में है, तो चीजों को शुरुआत हम वहीं से करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चा? यहां तक की कहानियां पढ़ लेने के बाद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, कम ही चांस है, लेकिन जो आ सकता है वो क्या है? वो है इंपॉर्टेंस। आप बताओ क्या है इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा डेली लाइफ यूज में या कहीं भी, तो केमिस्ट्री को कहां कहां हम यूज करते हैं या केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ के जाना हो या याद करके जाना हो या मगिंग अप करके जाना हो, रट के जाना हो। ये तो आप जो डेली लाइफ में देखते हो अपने आप उसको ही बता सकते हो। जैसे मैं केमिस्ट्री में बात करूं, ऐसे आप कर सकते हो केमिस्ट्री का यूज कहां कर सकते हैं? इन डोमेस्टिक पर्पज। आप केमिस्ट्री का यूज कहां कहां करते हो? डोमेस्टिक यूज करते हो, डोमेस्टिक यूजेस। अब डोमेस्टिक यूजेस सर कहां करते हैं? घरों में। घरों में आप केमिस्ट्री देख लीजिए, आप नमक देख लीजिए, वो भी एक केमिकल कंपाउंड है, NaCl। आप बहुत सारे सिट्रिक फ्रूट्स यूज करते हो, जैसे लेमन्स, विनेगर, ठीक। शुगर की बात कर लो, शुगर फॉर्मूला C12H22O11। तो आप देख रहे हो कि घरों में भी आपको केमिस्ट्री मिलेगी। क्लियर है मेरा बच्चा? और आप देख लीजिए इन इंडस्ट्रीज में आपको केमिस्ट्री मिलेगी। इन इंडस्ट्री केमिस्ट्री का कहां यूज मिलेगा? इंडस्ट्री में मिलेगा। इंडस्ट्री में जैसे देख लीजिए बहुत सारे ऑयल हो गया, पेंट हो गया, ऑयल पेंट, ठीक है, और रबर ईटीसी, बहुत तरीके से बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री में क्या कह सकते हो एसेट्स बनते हैं या ऐसे गुड्स बनते हैं जो जहां पर केमिस्ट्री का रोल होता है। तो आप देख लीजिए इंडस्ट्री में उसका यूज है केमिस्ट्री का। कोई कंपाउंड बनाने जा रहे हो, आप कोई भी चीज लेदर ही बनाने जा रहे हो, तो लेदर बनाते समय कितना कितना केमिकल मिलाना है, तो बिना केमिस्ट्री जाने आप कहां से इंडस्ट्री में इसका यूज कर ले जाओगे। तो देखिए डोमेस्टिक पर्पज में यूज कर रहे हो, आप इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो, मेडिसिन में आप मेडिसिन में भी यूज कर सकते हो। मेडिसिन में मैंने अभी तुमको आप लोगों को बताया था कि अगर आपको बुखार है तो आप एंटीपायरेटिक यूज करिए, अगर आपको फीवर है तो आप क्या यूज करेंगे? एंटीपायरेटिक यूज करेंगे। अगर आपको पेन है तो आप एनाल्जेसिक यूज करिए, अगर आप लोगों को पेट दर्द है तो आप एंटासिड्स यूज कर लीजिए, स्टमक प्रॉब्लम में आप इनका सबका यूज कर सकते हैं। तो ये तो मेडिसिन का यूज हो गया। वैसे डेली लाइफ के हजारों यूज आप अपने सराउंडिंग में जो कुछ भी कहीं भी देखते हो उन सारे यूजेस को यहां पर लिख सकते हो। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आपको याद करने की जरूरत हो। यहां पर मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का या तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक आएगा 2 नंबर में या 1 नंबर में कि आप इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बताइए। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो एक क्वेश्चन आता है मेरा बच्चा, थोड़ा बोर्ड पे देखिए, आप इस पे ध्यान रखिए, मैं नोट इस पे बता दे रहा हूं, इन चीजों को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको जब आमने सामने हम लोग होंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन भी बुकलेट के थ्रू मिलेगा। बुकलेट में आपको सारी चीज मिलेंगी। अब अगर मैं बात करूं, 2 चीजें जरूर याद रखो, 2 ड्रग के नाम बेटा बड़े काम के हैं। एक तो होता है सिस्प्लैटिन, एक ड्रग का नाम है सिस्प्लैटिन और एंटैक्सॉल, सिस्प्लैटिन एंड टैक्सॉल, और एक का नाम है AZT, ठीक है, एजिडोथामाडीन, ठीक है, 2 ये दवाएं हैं। अब ये जो सिस्प्लैटिन एंड टैक्सॉल ये जो 2 ड्रग है, मैं एक्चुअली मेडिसिन का एक नाम और बोलता हूं मेरे प्यारा बच्चा, ड्रग बोलने वाला ये नहीं कि जो हम लोग एक गलत इमेज बनाए हैं वो ड्रग्स, वो भी ड्रग ही है, लेकिन आप मेडिसिन को भी ड्रग बोलते हैं। मेडिसिन और ड्रग में क्या अंतर है ये 12th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। क्लियर? अभी जो 1 मार्क्स के लिए आपके लिए जरूरी है वो आप थोड़ा सा समझिए मेरा बच्चा। 1 मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, ये सिस्प्लैटिन एंड टैक्सॉल जो होते हैं इनका यूज हम कहां पर करते हैं मेरा प्यारा बच्चा? कैंसर थेरेपी में करते हैं। और ये है इसका यूज हम लोग एड्स के रोकथाम के लिए, या आप रोकथाम नहीं बोलेंगे, एड्स के जो विक्टिम्स होते हैं या एड्स से जो बचाव होता है उस दौरान इस मेडिसिन का हम यूज करते हैं। अब 1 नंबर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ ड्रग विच इज यूज्ड इनटू द कैंसर थेरेपी,
या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, राइट द नेम ऑफ द ड्रग विच इज यूज्ड इनटू द एड्स, तो आप इसका नाम बोलोगे कि कैंसर थेरेपी में सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल है, और एड्स में क्या होता है, एजिडोथामाडाइन। ठीक है, तो दो चीजें तो आप लोगों को कंफर्म हो गई होंगी। एक तो क्वेश्चन ये यहां से तैयार कर लो, एक ये स्टार्टिंग में आपके काम आ सकता है, और एक क्वेश्चन जो आपके काम आ सकता है वो ये दो कंटेंट ऐसे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है मेरा प्यारा बच्चा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया, जल्दी से मैं आपको बताता भी हूं। मैंने आपको सिखाया कि केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते क्या है, जिनमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि मैटर किससे बना है, उसका कंपोजिशन क्या है, और उससे रिलेटेड कौन कौन से चेंजेस होते हैं। केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा, कई तरीके से केमिस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के अलावा पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री इसमें प्रोसेस और फिनोमिनन के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, मेडिसिन एक्सेट्रा। जो इंपॉर्टेंस होता है वो भी हम लोगों ने पढ़ा कि कहाँ कहाँ केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में। और दो ड्रग के नाम याद रखने हैं। ये चीज अगर आप जब एनसीईआरटी में जाओगे, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो, तो एनसीईआरटी में सेकंड पेज पे जब आओगे तो आपको लेफ्ट साइड में 4th लाइन में आपको ये मिलेंगे, दो ड्रग्स ब्लैक कलर में आपको ये पॉइंट आउट मिल जाएंगे। तो ये ड्रग के नाम जरूर याद रखिएगा, दो, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। जल्दी से एक बार बोर्ड में चीजों को ध्यान से देखिए, तो मैं आपको ये चीज रेफर के आगे चलता हूं। आप लोगों ने मेरे प्यारा बच्चा इस अभी तक केमिस्ट्री पढ़ा, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसका यूजेज पढ़ा। अब इसके बाद हम चीजों में आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक कंटेंट आता है जिसे हम सबसे पहले जानते हैं किस नाम से मेरा प्यारा बच्चा, मैटर के नाम से जानते हैं। आप लोगों को अच्छे से पता है, अगर मुझसे कोई पूछता है कि बताइए मैटर क्या होता है, तो पढ़ाने के लिए मैं क्लास में भी ये चीज जनरली बताता हूँ कि मैटर तो कई तरीके के होते हैं, जैसे स्कूल के बाहर मैटर हो गया, कुछ और मैटर है, हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, बेसिकली केमिस्ट्री के मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। और केमिस्ट्री में अगर मुझसे कोई पूछता है कि बताइए मैटर क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि मैटर क्या है, मैटर इज एनीथिंग। मैटर क्या होता है, मैटर इज एनीथिंग विच हैविंग, जिसके पास मेरा बच्चा क्या होता है, विच हैविंग मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। मतलब मैटर वह कुछ भी है जिसके पास मास होता है और वो स्पेस को ऑक्युपाई करता है। आप कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लो, सराउंडिंग में कुछ भी दिखता है, मुझे मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी एक मैटर है क्योंकि इसके पास मास है। अगर मैं एक मार्क करता हूं कोई चींटी ही है, तो वो चींटी भी एक मैटर ही है। क्यों वो मैटर है, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ उसका वेट या मास है, और जहां पर वो होगा उस जगह को वो क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। तो आप क्या कह सकते हो कि मैटर वह कुछ भी है जिसके पास मास होता है और वो स्पेस को क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। समझने के लिए आप ऐसा समझो कि भाई मैटर कौन नहीं है जिसके पास मास और स्पेस ऑक्युपाई नहीं होता है, जैसे टेम्परेचर या हीट कोई मैटर आप नहीं बोलोगे, फीलिंग्स कोई मैटर नहीं होता है। तो मतलब आप अगर देखो अपनी सराउंडिंग में वह कुछ भी जिसके पास क्या होता हो, जिसके पास मास होता हो और जो स्पेस को ऑक्युपाई करता हो, उसको हम किस कैटेगरी में लाएंगे मेरा प्यारा बच्चा, मैटर की कैटेगरी में लाएंगे। क्वेश्चन आपसे एक नंबर में आने के चांस नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि 4 ऑप्शन दे दिया, इनमें कौन मैटर है कौन मैटर नहीं है, लिख दिया उसने चेयर, टेबल, मार्कर, और उसने लिख दिया कि भाई हीट, तो हीट नहीं होगा। ठीक, हीट का कोई मास नहीं होता है, और तो आप क्या बोलोगे कि हीट मैटर नहीं है, बाकी सब मैटर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आपको एक तो ये क्लियर हुआ कि मैटर क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ा था, लेकिन तब भी चीजों को हम लोग एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। क्लियर? यहां तक पढ़ने के बाद अगर मुझे मैटर को क्लासिफाई करना होता है तो मैटर के क्लासिफिकेशन के दो तरीके होते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक कौन सा होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर मैं मैटर को फिजिकली क्लासिफाई करता हूं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या आती है, स्टेट्स। अब मैटर को आपको पता है अच्छे से कि मैटर की स्टेट की बात करें तो बेसिकली 3 तो फंडामेंटल स्टेट हो गई, कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सारे एग्जांपल आप लोग जानते हो, ये बोर्ड सॉलिड हो गया, वाटर लिक्विड हो गया, जो गैस हम इनहेल करते हैं वो अब गैसेस फॉर्म में ही है। ठीक, तो ये सॉलिड लिक्विड गैस हो गए। दो आपको और मिल जाएंगे, एक प्लाज्मा हो गया और एक क्या हो गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा, जब आयंस बहुत हाई टेम्परेचर पे होते हैं तो उसे प्लाज्मा बोलते हैं,
जब बहुत लो टेम्परेचर पे होते हैं तो उसे बीसी बोलते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो एक्चुअली में ये 3 तो फंडामेंटल स्टेट हो गई। टोटल स्टेट अगर हमसे कोई पूछे तो कितनी हो गई? 5। कभी जब तुम नेट पे सर्च करोगे तो स्टेट कभी कभी 7 भी दिखाएगा, 7 स्टेट दिखाएगा। एक इसकी एडवांस वर्जन दिखेगा और एक इसका एडवांस वर्जन दिखेगा, लेकिन कॉपी में लिखते समय हमको मैक्सिमम 5 स्टेट ही बोलनी है। क्लियर है मेरा बच्चा? 5 स्टेट होती है। अब मैं मैटर को अगर केमिकली क्लासिफाई करूं तो केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 तरीके के सब्सटेंस मिलेंगे, एक जो बिल्कुल प्योर होते हैं और एक इम्प्योर। इम्प्योर को मिक्सचर भी बोल दिया, जो मिक्सिंग से बनते हैं। प्योर सब्सटेंस में 2 आ गए, एक एलिमेंट आ गया और एक क्या आ गया? कंपाउंड। आपको पता है कि एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट जो होते हैं दैट आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, उसे हम जानते हैं किस नाम से मेरा प्यारा बच्चा? एलिमेंट के नाम से जानते हैं। आप कोई भी अपने सराउंडिंग कुछ भी देखो, ये बॉडी है तो ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा। जो सबसे बेसिक बिल्डिंग्स आप कह सकते हो कि कंपोनेंट है, वो एटम ही है। जो जैसे आप 9th में भी एग्जांपल पढ़े होंगे, 10th में भी एग्जांपल पढ़ा होगा कि एक वॉल है, उस वॉल ब्रिक से मिलकर बनती है, ईंटों से, तो एक ब्रिक को यूनिट कहता हूं। तो बिल्कुल वैसे ही कोई भी जो मैटर होता है उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को तुम क्या नाम देते हो? एलिमेंट के नाम से जानते हो। और जब एलिमेंट एक स्पेसिफिक रेशियो में, जब एलिमेंट एक स्पेसिफिक रेशियो में, जब एलिमेंट क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। स्पेसिफिक रेशियो में एलिमेंट जब क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, तब हमें क्या मिलते हैं? कंपाउंड। एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, गेम है। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, वाटर हो गया। 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो जब एलिमेंट एक स्पेसिफिक रेशियो में कंबाइन करते हैं तो उसे हम जानते हैं किस नाम से? कंपाउंड के नाम से जानते हैं। क्लियर मेरा बच्चा? अब मिक्सचर तो आप जानते ही हो। मिक्सचर और कंपाउंड में जो बेसिक अंतर होता है मैं आपको पहले वो बता दूं। आप एक जो, वैसे तो मैं डिफरेंस पूरा आप जब बुकलेट में दूंगा तो उसमें कई सारे डिफरेंस मिलेंगे, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि इसमें एलिमेंट जो होते हैं वो स्पेसिफिक रेशियो में कंबाइन होते हैं, और इसमें तुम किसी भी रेशियो में कंबाइन कर दो, इन एनी रेशियो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने शुगर और पानी को मिलाया तो इतना शुगर और इतना पानी मिलाएंगे तभी मिक्सचर बनेगा, नहीं। किसी भी रेशियो में मिक्स कर दो तो वो क्या हो जाएगा? मिक्सचर बनके तैयार हो जाएगा। इसमें स्पेसिफिक रेशियो में कंपोनेंट मिलते हैं और इसमें स्पेसिफिक रेशियो की जरूरत नहीं, किसी भी रेशियो में मिला दो। अब इसके बाद जब मैं इस मिक्सचर को डिवाइड करता हूं तो इस मिक्सचर का डिवीजन फिर फर्दर 2 हिस्सों में होता है। एक को मैं नाम देता हूं होमोजीनियस मिक्सचर और एक को मैं नाम देता हूं किस नाम से? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, अब मुझसे कोई पूछे कि भाई होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, तो पहले डिफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद इसको समझाता हूं तो याद हो जाएगा। मुझसे कोई पूछता है कि बताइए होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? दोज मिक्सचर। पहली बात तो ये मिक्सचर होते हैं, ये बोलना सीखो। कोई पूछो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, तो आप स्टार्टिंग ऐसे करो, दोज मिक्सचर। ये नहीं कुछ भी बोल दो, इन विच या समथिंग, ऐसा कुत्ता बिल्ली थोड़ी है। तो आप क्या करोगे? प्रॉपरली बोलोगे कि ये मिक्सचर है। क्या बोलोगे? दोज मिक्सचर इन विच, दोज मिक्सचर इन विच, जिनके अंदर क्या? कंपोजिशन, इन विच द कंपोजिशन, और क्या? कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स आर सेम और यूनिफॉर्म, आर सेम और यूनिफॉर्म। मतलब हम बोलेंगे क्या कि ऐसे मिक्सचर जिनमें कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट सेम हो। अब कुछ वर्ड आए हैं मेरा, अच्छा, एक आया है कंपोजिशन, एक आया है कंपोनेंट। क्या होने चाहिए? सेम या यूनिफॉर्म। कंपोजिशन, कंपोनेंट का मतलब जिनसे मिलकर बनता है, कंपोजिशन का मतलब किस रेशियो में चीजों की मिक्सिंग है। क्लियर? अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। क्लियर? होमोजेनियस मिक्सचर को जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, हमने कहा मेरा प्यारा बच्चा, माना आपके सामने एक बीकर है। क्लियर है? अब इस बीकर में हमने क्या कर दिया? वाटर को फिलअप कर दिया। ठीक, चलो वाटर भर दिया, ब्लू है पानी, पानी मतलब वाटर ब्लू नहीं होता है, समझा रहा हूं। ठीक, तो हमने कहा कि ये एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने क्या किया? वाटर को फिलअप कर दिया।
अब इस बीकर में जब तुमने वाटर को मेरा प्यारा बच्चा फिलअप किया है और आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर शुगर को डिजोल्व कर रहे हो, इसके अंदर शुगर को क्या कर रहे हो, डिजोल्व कर रहे हो। जैसे ही शुगर को डिजोल्व करोगे तो शुगर इसके अंदर आपने डिजोल्व कर दिया भाई। डिजोल्व करने के बाद स्ट्रिंग कर दिया। स्ट्रिंग करने का मतलब प्रॉपर्ली जब मिक्स करोगे तभी तो डिजोल्व होगा, ठीक है। तो डिजोल्व करने के लिए स्ट्रिंग कर दिया। अब मेरा एक आंसर दो कि जब मैंने शुगर को पानी में मिलाया और प्रॉपर्ली डिजोल्व कर दिया, तो प्रॉपर्ली डिजोल्व करने के बाद मैं तुमसे ये पूछूं, बताओ बेटा कि यहां और यहां ये ऊपर जो शुगर सॉल्यूशन बना है और नीचे जो शुगर सॉल्यूशन बना है, दोनों की जो स्वीटनेस है, क्या स्वीटनेस अलग अलग होगी? कि ऊपर जो शरबत है वो ज्यादा मीठा है, यहाँ कम मीठा हो, या वाइस वर्सा? नहीं, सीधी सी बात, आंसर क्या होगा सर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप क्या बोलोगे कि सर जितना स्वीटनेस यहां होगी उतना स्वीटनेस यहां होगी, अगर प्रॉपर्ली डिजोल्व किया है। अच्छा, अगर स्वीटनेस दोनों जगह सेम है तो इसका मतलब क्या है? इसका यह मतलब हुआ कि जितना शुगर और वाटर यहां है उतना ही शुगर और वाटर कहां है? यहां है। अब डिफिनेशन समझने के लिए ऐसे ही समझो कि शुगर और वाटर क्या हो गए? कंपोनेंट। देखना सेम क्या है, ध्यान दे बेटा, सेम क्या है? कंपोनेंट, शुगर वाटर। और जितना यहां है उतना यहां है, उसको कैसे समझ सकते हो? कंपोजिशन। तो मतलब क्या समझ में आया? क्या सेम है? कंपोजिशन सेम है। और किसका कंपोजिशन सेम है? कंपोनेंट्स का। ऐसा मिक्सचर जो होगा उस मिक्सचर को तुम क्या बोलोगे? होमोजीनियस मिक्सचर। वैसे भी 10th क्लास में आप लोगों को पता होगा होमो का क्या मतलब होता है? सेम ही होता है। एक नंबर में कभी कभी इसकी डिफिनेशन आ जाती है एग्जाम में, तो इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये डिफिनेशन याद रखिएगा। मैंने फिर समझाया, कोई पूछो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, आप बोलोगे होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें क्या सेम होता है? कंपोजिशन। गुड। और किसका कंपोजिशन? कंपोनेंट का। ऐसे मिक्सचर जिनमें कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट सेम हो या यूनिफॉर्म हो, ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और ऐसे मिक्सचर जिनमें नहीं सेम हो, नॉट सेम और नॉट यूनिफॉर्म, जिनमें ना सेम हो या तो यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब आप बोलोगे कि अब किसी चीजों को मिक्स जोड़ के बना लीजिए। क्या डेफिनेशन बनी? दोज मिक्सचर इन विच कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स आर नॉट सेम और नॉट यूनिफॉर्म। ऐसे मिक्सचर जिनमें कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट सेम ना हो उनको बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि आपने कहा एग्जांपल, आपने एक माना, हमने एक एग्जांपल माना बेटा, देखो हमने कहा एक एग्जांपल माना राइसेस एंड पल्सेस। राइसेस एंड पल्सेस। अब एक एग्जांपल ये देखो, राइसेस एंड पल्सेस। हम कह रहे हैं कि भाई आपको मैजिक आता है, आप बहुत शक्तिमान हो, आपने दो चीजों को मिलाया, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि राइस और पल्सेस को मिलाया तो एक चावल आए, फिर एक जैसे ऐसा नहीं होगा कि एक चावल का दाना आए, फिर एक पल्सेस आए, फिर एक चावल आए, फिर एक पल्सेस आए, फिर एक चावल आए, फिर एक पल्सेस आए। नहीं होगा, क्या कि कहीं पे या तो राइस ज्यादा हो जाएंगी, कहीं पे या तो राइस ज्यादा हो जाएंगी, कहीं पे या तो पल्सेस ज्यादा हो जाएंगी, कहीं राइस ज्यादा हो जाएंगी, कहीं पे पल्सेस ज्यादा हो जाएंगी। मतलब इस मिक्सचर में जो कंपोनेंट है, कौन? राइस एंड पल्सेस, इनका जो कंपोजिशन है वो नहीं सेम है, कहीं कोई ज्यादा है, कहीं कोई कम है। तो ऐसे मिक्सचर जिनमें कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट सेम ना हो उनको बोलते हैं हेटेरोजेनियस, और जिसमें सेम हो उसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस। होमोजेनियस का एग्जांपल जैसे शुगर वाटर, शुगर सॉल्यूशन, शुगर वाटर का मिक्सचर, ठीक। जैसे नमक, NaCl प्लस वाटर, नमक प्लस पानी का मिक्सचर, ये सब एग्जांपल हो गए। तो एक आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये एक नंबर की डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा। अगर इस कंटेंट में मैं बात करूं तो एक तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है कि भाई आप बताओ कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। इसमें रेशियो फिक्स रेशियो में, इसमें कंपोनेंट का या एलिमेंट का रेशियो फिक्स होता है, इसमें डिफरेंट होता है। एक तो क्वेश्चन यहां से बन जाता है, और एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो होमोजेनियस हेटेरोजेनियस की डिफिनेशन आपको आनी चाहिए। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर जिनमें कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट सेम होता है और जिनमें कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट डिफरेंट होता है उनको बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एक्चुअली में मेरा प्यारा बच्चा, ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है, इसी होमोजेनियस मिक्सचर को ही मैं एक नाम देता हूं। इन्हें मैं जानता हूं किस नाम से? सॉल्यूशन के नाम से जानता हूं।
इसी को मैं जानता हूं किस नाम से, सॉल्यूशन के नाम से जानता हूं। अब यहां से हम चीजों को थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, ठीक, एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करिए क्या है। देखिए बेटा, हम लोगों ने अभी तक दो चीजें सीखी। क्या दो चीजें सीखी? एक तो सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या होती हैं, उनके यूज क्या होते हैं, उसमें क्वेश्चन हमने बताया जो एग्जाम में आता है, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल जो कि कैंसर थेरेपी में यूज होता है, एजिडोथामाडाइन एड्स में यूज होता है, तो याद किया। सेकंड चीज आपने क्या सीखा कि भाई मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने तरीके से क्लासिफाई करते हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखा कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। वैसे अगर मैं 11th क्लास में आऊं तो चीजें फिर यहां से स्टार्ट होता है, यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, और ये कुछ सिंपल चीजें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या काम करूंगा, क्योंकि मैंने तुमको अभी एक टर्म सिखाया था ना, सॉल्यूशन, तो ये कंटेंट तुमको बुकलेट में या पहले चैप्टर में, ये सब लास्ट में मिलेगा, क्लियर है। लेकिन मैं इसको पहले ही पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि इसी से रिलेट कर रहा है, तो एक साथ लेके चलेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। जब आप 11th क्लास में बुकलेट में या अपनी एनसीईआरटी में पलटोगे तो वहां पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ऐसे करके क्वेश्चन मिलेंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, तो ये लास्ट का पोर्शन है। इससे न्यूमेरिकल आता है, 2 नंबर का, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। तो आपको ये टॉपिक में यही पढ़ा दे रहा हूं जिससे थोड़ी सी फीलिंग भी आए कि नहीं अब 11th क्लास में आए हैं हम लोग, अब वैसी फीलिंग ना रहे कि छोटी छोटी डिफिनेशन, थोड़ा सा आप पढ़ने लायक आप हो गए हो, तो इसलिए चीजों को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं, क्लियर। हमने मेरा प्यारा बच्चा पिछली क्लास में एक बात सीखी थी। हमने पिछली क्लास में क्या एक बात सीखी थी कि भाई सॉल्यूशन, एक वर्ड सीखा था, बताओ जरा अच्छा कि भाई सॉल्यूशन क्या होते हैं, याद तो होगा ही, क्या होते हैं सॉल्यूशन। गुड। सॉल्यूशन जो होते हैं आपको आना चाहिए दिमाग में कि इनको हम लोगों ने नाम दिया था क्या मेरा प्यारा बच्चा, ये होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। भूलिएगा नहीं, मैं 1000 बार बता चुका हूं ये। अब आप 10th क्लास में नहीं हो कि एग्जाम के एक दिन पहले एक एक डेफिनेशन याद कर रहे हो। चीजों को ईमानदारी से समझो और उनको याद करते चलो, और ऐसे याद करो कि बिल्कुल परमानेंटली दिमाग में बैठ जाए। मैंने आपसे पूछा कि बताइए सॉल्यूशन क्या होते हैं, आप बोलोगे कि सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं सॉल्यूशन? सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब सॉल्यूशन से रिलेटेड एक टर्म आता है जिसको हम जानते हैं कंसंट्रेशन। एक नंबर में पूछेगा बताओ कंसंट्रेशन क्या होता है, डिफाइन द टर्म कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मतलब एक तरीके से कंसंट्रेशन होता क्या पहले समझा भी दूं। कंसंट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in fixed solution in the solution 100 ग्राम या समथिंग फिक्स सॉल्यूशन, ठीक है, इसे फिक्स कर दीजिए। अब पहले तो एक बात दिमाग में बैठा लो मेरा प्यारा बच्चा, इस सॉल्यूशन के बेसिकली प्यारा बेटा क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन 2 कंपोनेंट होते हैं ये दिमाग में बैठाओ। एक को हम जानते हैं किस नाम से, सॉल्यूट के नाम से जानते हैं। एक को क्या कहते हैं? सॉल्यूट। और एक को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। आपने पढ़ा होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि जो सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन में जो लेस अमाउंट में होता है, जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में होता है या फिर जिसे तुम डिजॉल्व कर रहे हो उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। जो एक्सेस अमाउंट में होता है, जो ज्यादा अमाउंट में होते हैं, एक्सेस अमाउंट में होते हैं, या फिर जिसमें तुम डिजॉल्व कर रहे होते हो, उनको हम जानते हैं किस नाम से? सॉल्वेंट के नाम से। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चा? सॉल्यूट क्या होते हैं? जिसे डिजॉल्व कर रहे हैं। सॉल्वेंट क्या हो रहे हैं? जिसमें डिजॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल अगर आप बात करो, शुगर है, अब सुगर इज डिजॉल्व इन वाटर, सुगर इज डिजॉल्व इन वाटर। अब आपने ऐसे कहा सुगर इज डिजॉल्व इन वाटर, तो अब सुगर इज डिजॉल्व इन वाटर की अगर मैं बात करूं तो सुगर जो हो गया मेरा प्यारा बच्चा वो क्या हो गया? सॉल्यूट।
और वाटर जो हो गया मेरा प्यारा बच्चा वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो दिमाग में बैठा लो, जिसे डिजोल्व करते हैं वो सॉल्यूट, जिसमें डिजोल्व करते हैं वो सॉल्वेंट। ये जब न्यूमेरिकल आएगा ना तो समझ में आ जाना चाहिए कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। नमक को पानी में डिजोल्व कर दिया, यूरिया को पानी में डिजोल्व कर दिया, तो जिसे डिजोल्व करते हैं सॉल्यूट, जिसमें डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट। अब किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन। एग्जांपल समझो, हमने कहा कि मेरा प्यारा बच्चा माना एक कंटेनर है, मैं एग्जांपल समझाता हूं। हमने कहा प्यारा बच्चा माना आपके सामने ये 2 कंटेनर ले लिए, मैंने यहां पर क्या किया, 2 कंटेनर ले लिए, ए का नाम ने दे दिया ए का नाम ने दे दिया बी। एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। दोनों में हमने क्या कर दिया, वाटर भर दिया, दोनों में हमने क्या भर दिया, वाटर भर दिया, और वाटर जो भरा है वो दोनों में फिक्स भरा है, दोनों में 100 ग्राम वाटर मैंने क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने पहले वाले केस में क्या किया, 5 ग्राम शुगर डिजोल्व कर दी, और दूसरे में मैंने क्या कर दिया, 20 ग्राम शुगर डिजोल्व कर दिया। 20 ग्राम शुगर जो है वो क्या कर दिया, डिजोल्व। पहले में 5 ग्राम शुगर डिजोल्व कर दिया, दूसरे में 20 ग्राम शुगर डिजोल्व कर दिया। अब जब शुगर इसमें 5 ग्राम डिजोल्व हो गई, इसमें 20 ग्राम शुगर डिजोल्व हो गई, तो मुझे एक बात बताओ तुम लोग, मेरा बच्चा, मैं तुमसे ये पूछूंगी इन दोनों में कौन ज्यादा स्वीट है, ज्यादा सॉल्यूशन कौन ज्यादा मीठा सॉल्यूशन रहेगा। तो आप आंख बंद करके बता, आंख बंद करके तो नहीं बता पाओगे, लेकिन आप आराम से बता ले जाओगे कि नहीं ये जो बी वाला है वो मोर स्वीट है, तो बी इज मोर स्वीट, मोर स्वीटर देन ए। क्लियर। मैं पूछूंगा क्यों, आपको अगर सर इस पे कौन सी बड़ी बात है, कि इसलिए क्योंकि इसमें शुगर जो है वो ज्यादा है। शुगर क्या है, सॉल्यूट है। अब एक बात समझो, एक तरीके से आप ये दिमाग में बैठा लो कि जो स्वीटनेस होती है उसको एक तरीके से क्या समझो, कंसंट्रेशन, और जो कि डिपेंड किस पे कर रही है, सॉल्यूट के अमाउंट पे। मतलब एक चीज समझ में आया कि ज्यादा शुगर होगी मतलब ज्यादा सॉल्यूट होगा, मतलब स्वीटनेस ज्यादा होगी मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। मतलब क्लियर, ज्यादा सॉल्यूट ज्यादा कंसंट्रेटेड, कम सॉल्यूट कम कंसंट्रेटेड, मतलब कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूट कितना है। तो आपने डिफिनेशन में देखो वही लिखा है, क्या डिफिनेशन में लिखा है, देखिए मेरा बच्चा, डिफिनेशन में लिखा है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, amount of a solute present in 100 gram of the solution या present in the given solution, present in the 100 gram of the solution। मतलब सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। अब यहां तक की चीजें पढ़ने के बाद, कंसंट्रेशन तक की चीजें पढ़ने के बाद एक चीज समझ लो, अगर कंसंट्रेशन को मुझे मेजर करना है या कंसंट्रेशन को मुझे एक्सप्रेस करना है तो उसको मेजर या एक्सप्रेस करने के लिए कई मेथड होते हैं, जिनमें से क्या क्या आता है देखिएगा, जिनमें से आप पढ़ सकते हो क्या, मास परसेंटेज, आप क्या पढ़ सकते हो, वॉल्यूम परसेंटेज, आप क्या पढ़ सकते हो, स्ट्रेंथ, आपने बुकलेट में या रेफरेंस में मिलेगा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, या फिर आपको मिलेगा मोलैरिटी, या फिर आपको मिलेगा मोलैलिटी, या फिर आपको मिलेगा नॉर्मेलिटी, और आपको क्या मिल सकते हैं, स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है, या फिर आपको क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन, ईटीसी। अब देखिए मेरा बच्चा, अब आपको ये सब पढ़ना है कि मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ एंड सम ब्ला ब्ला। अब अगर आपसे सब पूछेगी ये सब क्या है तो इनकी सबकी डिफिनेशन तो हम बाद में पढ़ेंगे ही, लेकिन एक इनडायरेक्टली भाषा में ये सब क्या है, ये यूनिट्स हैं या ये तरीके हैं जिससे हम मेजर करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, किसको मेजर या एक्सप्रेस करते हैं, सॉल्यूशन को। मतलब अब आपको आसान से भाषा में कोई पूछे कि भाई मास परसेंटेज क्या है तो डिफाइन तो हम कर ही लेंगे, लेकिन आपको पता चल गया कि मास परसेंटेज क्या है, यूनिट, किसकी यूनिट, किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करने की। कंसंट्रेशन बताया था क्या होता है, बताइए बताइए, कंसंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सिखाया था क्या होते थे, होमोजेनियस मिक्सचर, गुड। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते थे, ऐसे मिक्सचर जिनमें कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट क्या होते हो, सेम या फिर यूनिफॉर्म। कितने कंपोनेंट होते हैं, 2, कौन कौन से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अब हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। 11th क्लास में जब मैं बात करूं तो मैं आपको ये मास परसेंटेज पढ़ाऊंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
ठीक, बाकी 12th के लेक्चर्स में बहुत सारे मिल जाएंगे तुमको, 12th के वीडियो देख लीजिएगा। मैं इसमें आपको थोड़ा सा पीपीएम बता सकता हूं, आता नहीं एग्जाम में, जिसमें मोलैरिटी आपके एग्जाम में है, मोलैरिटी आपके एग्जाम में है, नॉर्मेलिटी आईएससी बोर्ड के एग्जाम में है, और मोल फ्रैक्शन।